गुड मॉर्निंग फ्रेंड। हमने पिछली वीडियो में बात किए थे सिंधु घाटी की नगर योजना के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज की टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन और आर्थिक जीवन पर। तो सबसे पहले देखते हैं सामाजिक जीवन। सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक जीवन में हड़प्पा समाज एक मात्रात्मक समाज था। स्त्री मृण मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा समाज एक मात्रात्मक समाज था तथा सामाजिक व्यवस्था का मूल आधार परिवार था। हड़प्पा समाज के लोगों की राज व्यवस्था कुलीन तंत्रीय थी। सिंधु घाटी सभ्यता का समाज अनेक वर्गों में जैसे पुरोहित, व्यापारी, अधिकारिक, शिल्पी, जुलाहे एवं श्रमिकों में विभाजित था। सोने, चांदी, हाथी दांत, तांबे एवं सीप आदि से निर्मित आभूषणों का प्रचलन था, जिन्हें स्त्री और पुरुष समान रूप से पहनते थे। जुआ खेलना, शिकार करना, नृत्य तथा गाना बजाना आदि लोगों के आमोद प्रमोद के साधन थे। मिट्टी के अतिरिक्त सोने, चांदी एवं तांबे से निर्मित बर्तनों का प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों थे। गेहूं, जौ, तिल, दालें मुख्य खाद्यान्न थे। उत्तर अवस्था में चावल के प्रमाण मिलते हैं। सिंधु सभ्यता में 3 प्रकार के समाधान जैसे पूर्ण, आंशिक एवं दाह संस्कार के प्रमाण मिलते हैं। लोथल से 3 युगल समाधान तथा कालीबंगन से 1 युगल समाधान मिलने से विद्वानों ने यहाँ सती प्रथा के प्रचलन का अनुमान लगाया है। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थीं। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। आगे देखते हैं धार्मिक जीवन। सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। इस काल में पशुपतिनाथ, महादेव, लिंग, योनि, वृक्षों व पशुओं की पूजा की जाती थी तथा लोग भूत प्रेत, अंधविश्वास व जादू टोने पर विश्वास करते थे। पशुओं में कुबड़ वाला सांड तथा पक्षियों में फाख्ता को पवित्र माना जाता था। श्रृंग युक्त पशु विशेष रूप से पूजनीय थे। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः इसी सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। आगे देखते हैं आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। गेहूं, जौ, कपास, चावल एवं फल में खजूर, तरबूज आदि की खेती की जाती थी। भैंस, बैल, बकरी, कुत्ता आदि पशु पाले जाते थे। उद्योगों में सूती व ऊनी कपड़ों का विशेष स्थान था। ये लोग धातु निर्माण उद्योग, आभूषण निर्माण उद्योग, बर्तन निर्माण उद्योग, हथियार औजार निर्माण उद्योग व परिवहन उद्योग से प्रचलित थे। तांबा तथा टीन को मिलाकर कांसा बनाया जाता था। इस सभ्यता की मुहरें एवं अन्य वस्तुएं पश्चिमी एशिया तथा मिस्र में मिलती हैं, जो उन देशों के साथ इस देश के व्यापारिक संबंध को दर्शाता है। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को दिया जाता है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति में मिलता है। मेसोपोटामिया अभिलेखों में मेलुआ सिंधु क्षेत्र के साथ व्यापारिक संबंध की चर्चा मिलती है। दिलमन सिंधु सभ्यता एवं मेसोपोटामिया के बीच मध्यस्थ बंदरगाह था। सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार विनिमय प्रणाली पर आधारित था। माप तौल के मानकीकरण को स्थापित किया गया था। फुट तथा क्यूबिक की जानकारी लोगों को थी। माप के लिए दशमलव प्रणाली तथा तौल के लिए द्विभाजन प्रणाली के साक्ष्य विभिन्न स्थलों से प्राप्त होता है। अगर हम आगे देखते हैं इसके लिपि एवं लेखन शैली के बारे में, तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, जिसे अब तक पढ़ा नहीं जा सका है। यह लिपि प्रथम पंक्ति में दाएं से बाएं ओर तथा द्वितीय पंक्ति में बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है। लेखन की इस शैली को बाउस्ट्रोफिडन कहा जाता है। इनका अंकन लकड़ी की आयताकार मुहरों तथा ताम्र की गुटिकाओं पर किया गया है। अगर हम इसके मोहरों के बारे में बात करते हैं तो मोहरें हड़प्पा सभ्यता की सर्वोत्तम कलाकृतियां हैं। अब तक लगभग 2000 मोहरें प्राप्त हुई हैं। इसमें से अधिकांश मोहरें, लगभग 500 मोहरें मोहनजोदड़ो से मिली हैं। आमतौर पर मोहरें चौकोर होती थीं। चौकोर मोहरों पर लेख व पशु आकृति दोनों होती थी, जबकि बेलनाकार मोहरों पर ज़्यादातर लेख होते थे। यहाँ पर बेलनाकार, वृत्ताकार, आयताकार मोहरें भी मिली है।
अधिकांश मुहरें सेलखड़ी की बनी होती थी, परंतु कुछ गोमेद, मिट्टी एवं यट की बनी होती थी। मुहरों पर सर्वाधिक चित्र एक सींग वाले सांड यानी वृषभ का होता था। अगर हम छोटी सी नज़र डालते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की पतन की ओर, तो देखते हैं सिंधु सभ्यता के पतन के लिए कोई एक कारक उत्तरदायी नहीं था, बल्कि अलग अलग स्थलों के लिए अलग अलग कारक उत्तरदायी थे। हम देखते हैं कि कई विद्वानों के अलग अलग मत हैं। गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर अपना मत देते हैं कि सिंधु सभ्यता का पतन का कारण बाह एवं आर्यों का आक्रमण था। इसी तरह और अलग विद्वानों को देखते हैं तो जॉन मार्शल, मैकाले एवं एस.आर. राव कहते हैं कि इसका पतन का कारण एकमात्र बाढ़ था। इसी तरह अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत देखने को मिलते हैं। ओके फ्रेंड, अगली टॉपिक में हम बात करेंगे वैदिक संस्कृति के बारे में। अगर आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली टॉपिक आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए।